भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से कई निशाने साधने वाले निशानेबाज हैं। उन्होंने साल 2014 में केंद्रीय राजनीति में आने के साथ ही दिखाना शुरू कर दिया था कि वो इस मामले में कितने तेज हैं। हाल फिलहाल इसकी ताजा तरीन नजीर है G20 का दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन। जो लोग ये कह और सोच रहे थे कि भारत जैसा देश इस बड़े और भारी भरकम सम्मेलन को आयोजित भी कर पाएगा, यानी जो लोग भारत की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे, वे न केवल निरुत्तरित हुए बल्कि मोदी ने ये जता दिया कि एक ऐसे समय जब दुनिया में एक नए तरह का वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है, एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, समूची दुनिया रिकंस्ट्रक्शन के दौर में है, जब भू राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा है, बड़े देश एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं है, रूस चीन एक साथ है, WTO और विश्व स्वास्थ्य संगठन काम नहीं कर रहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डेडलॉक है, तब भारत ही वैश्विक विभाजन को पाट सकता है, क्योंकि भारत ने अपने आप को एक क्षेत्रीय सुपर पावर जैसी महत्वपूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब दुनिया का कोई भी देश उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ग्लोबल फलक पर भारत से उम्मीद जगी है कि वो वैश्विक व्यवस्था को बदल देगा। अब किसी एक या दो देशों की चौधराहट नहीं चलेगी। ऐसा महज इसलिए नहीं क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसकी मजबूत वजहें हैं। एक ओर भारत 140 करोड़ जनसंख्या वाला बड़ा देश है, तो दूसरी ओर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र भी है। भारत हर साल 9% की दर से वृद्धि करते हुए चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारत अकेला ही आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अनेक देशों को साथ लेते हुए आगे बढ़ रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की बात भारत ही कर सकता है। दुनिया के सामने चुनौतियों और अवसरों का एक नया युग आने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। प्रधानमंत्री का ये कथन भी भरोसा मजबूत करता है। वैश्विक स्तर पर भरोसा बहाल करने का समय आ गया है, एवं जहां हम एकत्र हुए हैं वहीं से कुछ दूर 2500 साल पुराना स्तंभ है, जिस पर प्राकृत भाषा में लिखा है, मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाएगा। इन सब संभावनाओं और विश्वास के पीछे बड़े तर्क और प्रमाण ही नहीं, काम भी हैं, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही प्रधानमंत्री सहमति के आम बिंदु पर पहुंच गए थे। आमतौर पर किसी सम्मेलन के अंत में घोषणा पत्र जारी होता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सहमति का ऐलान पहले दिन ही कर दिया गया, जबकि चीन मांग करता रहा कि G20 आर्थिक सम्मेलन है, इसे विश्व राजनीति से दूर रहना चाहिए। घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर 7 पैराग्राफ थे, जबकि बाली सम्मेलन में केवल 2। रूस के हमले या युद्ध के उसके बर्बर तरीके की निंदा की गई, यूक्रेनी लोगों की पीड़ा पर दुख जताया गया। भारत की ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में छवि मजबूत हुई है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शाल्ज शिखर ने तो दिल्ली सम्मेलन को फैसलों का सम्मेलन करार दे दिया। भारत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर और दक्षिण के बीच एक नए तरह का संवाद नई दिल्ली के सम्मेलन में ही संभव हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सम्मेलन में कामयाबी के बारे में कहा कि इससे साबित होता है कि मुश्किल आर्थिक समय में भी G20 फौरी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है। G20 नेताओं ने साफ कहा है कि नई दिल्ली में बैठक ने एक बार फिर इस गुट को वैश्विक शासन के केंद्र में ला दिया है। दुनिया भर के राजनयिक भारत की सफल अध्यक्षता की सराहना कर रहे हैं, जिसने न केवल विभाजित गुट को आम सहमति तक पहुंचने में मदद की, बल्कि भविष्य में प्रगाढ़ सहयोग के लिए जमीन भी तैयार की। सबसे खास बात तो ये है कि भारतीय नेतृत्व में G20 हमेशा के लिए बदल गया। अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के बाद ये संगठन G21 हो गया है। ये भी मोदी के लंबे समय से किए जा रहे प्रयास से ही सफल हो पाया है। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया जाना न सिर्फ अफ्रीका के देशों के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का संगठन है। इसके तहत 20% भूभाग, 18% आबादी आती है। अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन की है। अफ्रीकन यूनियन के पास वोट का अधिकार होगा तो वो भारत को मजबूती प्रदान करेंगे। हमारे और अफ्रीकी देशों के हित साझा हैं। इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के मार्ग खुलेंगे। चीन के सुरक्षा परिषद के सदस्य होने में अफ्रीकी देशों ने मदद की थी। भारत के साथ अफ्रीकी देशों के रिश्ते पुराने हैं, हित साझा है, पर चीन के साथ नहीं है।
चीनी अफ्रीकी देशों में नहीं रहते जबकि भारतीय रहते हैं। गुटनिरपेक्षता के समय अफ्रीकी देशों ने हमारा साथ दिया था। भारत ने रंग भेद विरोधी आंदोलन का समर्थन किया था। अफ्रीकी देश सोना, क्रोमियम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, हीरे और यूरेनियम से भरे पड़े हैं। अफ्रीका के पास विश्व का 20% तेल है। भारत की मिडिल ईस्ट पर निर्भरता खत्म होगी। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा जरूरतों पर दोनों मिलकर काम कर सकेंगे। भारत अफ्रीकी देशों में उन्नत खेती के लिए मदद कर रहा है। अफ्रीकी युवाओं को भारत बुलाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत अफ्रीकी देशों में कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम कर रहा है। अफ्रीका देश चीन के कर्जे में डूबा है, वो इससे निजात चाहता है। भारत इसमें मददगार हो सकता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की एक साथ हाथ जामे जारी तस्वीर भी कई मायने बयां करती नजर आई। भारत की 700 से ज्यादा कंपनियों ने $200 करोड़ से ज्यादा सऊदी अरब में निवेश कर रखा है। भारत सऊदी अरब के बीच व्यापार 5000 करोड़ का है। सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि वो भारत को निवेश की अच्छी जगहों में मान करके निवेश करें। सऊदी अरब नियोम प्रोजेक्ट बना रहा है जिस पर $500 अरब खर्च होंगे। भारत की कोशिश इस प्रोजेक्ट के लिए टैलेंट देने की है। भारत की मदद से सऊदी अरब में हाइड्रोजन प्लांट भी बन रहा है। सऊदी अरब की कोशिश अपनी पिक्चर तेल बेचने और मक्का मदीना के इतर भी पेस्ट करने की है। इसके लिए भारत के साथ उसे संभावनाएं नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री की कोशिश से ही जिस संगठन से लोग आमतौर पर वाकिफ नहीं थे, अब वो घर घर में चर्चा और गौरव का विषय बन चुका है। जनमानस को इसके साथ जुड़ाव की भावना का संदेश मिला। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन का संयुक्त डिक्लेरेशन भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत रही है। इसे सबसे बड़ी उपलब्धि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि घोषणा के सभी 83 पैराग्राफ चीन और रूस के साथ 100% सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। डिक्लेरेशन पर सर्वसम्मति बनाने के लिए भारत के वार्ताकारों ने पश्चिमी देशों और चीनी रूसी गुट के बीच दूरियों को पाटने के लिए बहुत मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन, ऋषि सुनक, ओलाफ स्कोल्स और फूमियो किशिदा जैसे नेताओं के साथ की गई द्विपक्षीय बैठकों ने भी इस सहमति में योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के मौके पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा भी की। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जहां जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होती है। इस मंच में शामिल देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 85% और वैश्विक व्यापार में 75% योगदान है। इसमें विश्व की 1/3 आबादी आती है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल था। इनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और अमेरिका शामिल हैं। प्रधानमंत्री की कोशिश के चलते ही इस संगठन का न केवल चेहरा बदला बल्कि बड़े देशों की चौधराहट खत्म हुई है। पूरी दुनिया के लोगों की आंखों में उम्मीद तिरने लगी है। गर्व से आगे बढ़िए। अब हमारा समय आया है। अब भारत का समय आया है।